हेलो। तो आइए हम देखते हैं आज जंतुओं में जनन। ठीक। तो अध्याय 6 है जंतुओं में जनन। अध्याय 6 है जंतुओं में जनन। ठीक। तो देखते हैं कि आपने पाचन परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यानी जनन क्वेश्चन है, जनन किस लिए आवश्यक है? तो जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? आप इस बात को मानेंगे कि जीवों के जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने देखा कि जो जनन है वो क्यों आवश्यक है। तो जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद जीव जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसी जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक। अब आगे देखते हैं जनन की विधियां। जनन की विधियों के बारे में बताया गया है। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। ठीक। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों के जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार के जन्म लेते हैं? ठीक। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। यह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक। तो पौधों के जनन के समान ही जंतुओं में भी जनन की दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक। तो जंतुओं में यानी कि जीवों में जो जनन की विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक। तो आइए देखते हैं कि सारणी में दिखाया गया है कि जो मनुष्य होते हैं वो जिसको जन्म देते हैं वो संतति शिशु कहलाती है। ठीक। और मुर्गी जो जन्म देती है बच्चों को अपने, वो चूजे कहलाते हैं। तो ऐसे ही जो कुत्ते होते हैं कुत्ते होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें हम पिल्ले कहते हैं पिल्ले कहते हैं। और गाय जो जन्म देती है उसे हम बछड़े कहते हैं। गाय के बच्चों को हम बछड़े कहते हैं। ठीक। ऐसे ही बिल्ली और मेढक के भी बच्चों को कुछ न कुछ कहा जाता है। ठीक। आगे देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। लैंगिक जनन, इसमें पता चलेगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक। तो देखते हैं कक्षा 7 में आपने
पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संश्लेषित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक, आइए हम मनुष्य में जनन भाग का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। ठीक, तो लैंगिक जनन से क्या मतलब निकल होता है? लैंगिक जनन का तात्पर्य क्या है कि जिसमें नर और मादा यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें दोनों की साझेदारी होती है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। और ठीक आगे पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन भी यही होता है कि अलैंगिक जनन में अंतर ये रहता है कि उसमें नर अथवा मादा की दोनों की जरूरत नहीं होती है, कोई एक भी जनन कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। नर के जनन अंग के बारे में देखते हैं। ठीक, तो नर जनन अंग, नर जनन अंग, नर के जनन अंग मेल ऑर्गन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न यानी लिंग होता है। ठीक, क्या क्या होते हैं? नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, वृषण का इंग्लिश होता है टेस्टिस, वृषण का इंग्लिश होता है टेस्टिस। शुक्राणु नलिका, दो शुक्राणु नलिका यानी शुक्राणु नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। शुक्राणु नलिका, शुक्राणु नलिका यानी सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न यानी लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। यानी टेस्टिस से हमें क्या प्राप्त होता है? टेस्टिस उत्पन्न करता है, टेस्टिस यानी वृषण उत्पन्न करता है नर युग्मक। ठीक, वृषण जो है, एक मिनट, वृषण के बारे में देखते हैं। जो वृषण यानी कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो होता है वो युग्मक यानी नर युग्मक यानी मेल गैमीट उत्पन्न करता है। मेल गैमीट उत्पन्न करता है और इस मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, स्पर्म का हिंदी अर्थ होता है शुक्राणु। ठीक, तो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक, वृषण जो है लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। ठीक, वृषण जो है तो लाखों शुक्राणु यानी स्पर्म की जो संख्या होती है वो
लाखों में होती है, कोई एक दो स्पर्म नहीं होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। ठीक, लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 6.2 को देखिए, यानी 6.2 ये मानव शुक्राणु के बारे में बता रहा है कि 6.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होता है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ठीक, आइए हम शुक्राणु को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो शुक्राणु का ये जो ऊपरी सिरा, ये पूरा शुक्राणु का डायग्राम दिखाया गया है। ठीक, जो ये शुक्राणु का ऊपरी सिरा होता है, इसे हेड यानी कि सिर कहते हैं, सिर कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, ऊपरी भाग को एक्रोसोम कहते हैं। ठीक, इसका जो मिडिल भाग होता है, मिडिल भाग यानी मध्य भाग, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं और ये पोषण का कार्य करता है। ठीक, मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक, और ये जो लास्ट का भाग है, इसे टेल यानी कि पूंछ कहा जाता है। ठीक, ये मानव शुक्राणु यानी स्पर्म की संरचना है। ठीक, आइए देखते हैं ये शुक्राणु में पूंछ किस काम आता है। क्वेश्चन है, शुक्राणु में पूंछ किस काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशीलता के लिए, गतिशीलता, गतिशीलता प्रदान करने के लिए। ठीक, तो शुक्राणु में पूंछ का क्या काम होता है? तो शुक्राणु में पूंछ का कार्य रहता है गतिशीलता प्रदान करने के लिए। ठीक, अब हम नर जनन अंग के संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो ये पूरा डायग्राम जो है 6.1 में मानव में नर जनन अंग का चित्र दिखाया गया है। ठीक, तो ये जो ये गोलानुमा संरचना है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड गोलानुमा संरचना है, गोलाकार। इसे हम वृषण यानी कि टेस्टिस कहते हैं, वृषण यानी कि टेस्टिस कहते हैं। ठीक, और ये जो नलिकाकार संरचना है, ये शिश्न का दिखाया गया है और जो ये नलिका है, इसे शुक्राणु नलिका यानी सोमेनिफेरस, सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक, इस नलिकानुमा संरचना को हम शुक्राणु नलिका यानी सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक, और इसमें जो यहाँ पास संरचना दिखाई देती है, ये इसे हम प्रोस्टेट बोल सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं मादा में जनन अंग। ठीक, मादा में जनन अंग, तो मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ठीक, आइए मानव में मादा जननांग की संरचना के बारे में देख लेते हैं। ये मादा जननांग की संरचना है। इसमें ये जो एक पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम अंडवाहिनी बोलते हैं और ये जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसे अंडाशय बोला जाता है, अंडाशय यानी कि ओवम।
ठीक। और ओवम, जिसमें ओवम को एक पकड़ी हुई संरचना अंगुली नुमा प्रवर्त दिखाई देते हैं, इन्हें हम फिम्ब्रियाई कहते हैं, फिम्ब्रियाई। ठीक। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। जो मादा युग्मक उत्पन्न होता है यानी मादा युग्मक होते हैं वो, उन्हें हम अंडाणु या डिंब कहते हैं। ठीक। मानव के प्रति मानव के प्रति मानव यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। ठीक। तो ये जो अंडाणु है, मानव अंडाणु यानी ओवम, तो इसका निष्कासन प्रति माह यानी महिलाओं में हर माह एक अंडे का निर्माण होता है, एक अंडे का निष्कासन होता है। वो किसी भी नलिका से यानी किसी भी अंड वाहिनी से निकल सकता है। ठीक। तो जो ओवम होता है, स्पर्म और ओवम, ये दोनों कैसे सेल्स हैं, कैसी कोशिकाएं हैं? तो ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं? तो ये दोनों यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिसेलुलर। ठीक। यानी एकल कोशिकीय होती हैं। तो स्पर्म और ओवम दोनों यूनिसेलुलर होती हैं। अब यहाँ ये मानव अंडाणु का चित्र दर्शाया है, जिसमें एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है। ठीक। आगे देखते हैं। बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडों का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। ठीक। तो मतलब जो मनुष्य में होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, अंडे मनुष्य में अति सूक्ष्म होते हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका होती हैं और मुर्गी के अंडे भी बड़े होते हैं। ठीक। आगे देखते हैं निषेचन। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक। आगे देखते हैं। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां के अंडाणु और नई संतति मां के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास करिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। तो हम क्या देखें, यहाँ निषेचन के प्रक्रम के बारे में देखें। तो निषेचन का जो पहला चरण होता है, निषेचन का पहला चरण क्या होता है? निषेचन निषेचन यानी कि संलयन का जो पहला चरण होता है, उसमें
शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। ठीक, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, तो अंडाणु यानी स्पर्म जो होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है मेल से प्राप्त होता है, मेल गैमीट है। और ओवम जो है वो फीमेल गैमीट है। ठीक, तो स्पर्म मेल गैमीट होता है, ओवम फीमेल गैमीट होता है। यानी जो स्त्री माँ होती है वो अंडाणु उत्पन्न करती है और नर यानी पिता जो होते हैं वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। और इनके संयोजन से शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से एक संतति का उत्पन्न होती है जो मेल और फीमेल यानी मेल से प्राप्त होता है स्पर्म और फीमेल से प्राप्त होता है ओवम। ठीक, तो इनके स्पर्म और ओवम के मिलने से एक नई संतति का तई उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है। ठीक, इस संतति में जो लक्षण होते हैं वो माता पिता के समान ही होते हैं। ये जो लक्षण है माता और पिता के समान होते हैं, यानी कि हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि हमारे भाई जो होते हैं तो उनके लक्षण और हमारे लक्षण कुछ मिलते जुलते रहते हैं, हमारे माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक, अब निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन यानी शरीर के अंदर होता है, यह मनुष्य, गाय, कुत्ते एवं मुर्गियों में होता है एवं जंतुओं के अंदर ये आंतरिक निषेचन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है परख नली शिशु के बारे में। ठीक, तो आइए हम परख नली शिशु के बारे में जानते हैं कि परख नली शिशु क्या होते हैं। तो क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है? तो बूझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF का अथवा इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यह शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मे बच्चे को
शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। ठीक, तो जो परखनली शिशु होता है, परखनली शिशु, उसके बारे में हम जानते हैं। परखनली शिशु के बारे में जानते हैं। परख नली, परखनली शिशु। ठीक, तो ये जो परखनली शिशु होता है, ये किस कारण से का परखनली शिशु को क्यों, यानी किस कारण से उत्पन्न किया जाता है? अगर माता के माता के अंडवाहिनी, यानी अगर माता की यानी स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, जब किसी कारणवश उसके किसी कारणवश अगर माता की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो, तो वे स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए जो शुक्राणु होता है, वो मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता। यानी परखनली शिशु में क्या होता है कि माता का अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो अवरुद्ध होती है, यानी खराब होती है। तो मेल गैमेट ओवम सॉरी स्पर्म प्लस ओवम ये नहीं मिल पाते हैं, यानी स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से निषेचन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम एक तकनीकी यानी आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें शरीर के बाहर मेल और फीमेल शरीर के बाहर जिसमें शरीर के बाहर मेल और फीमेल के मेल और फीमेल के गैमेट्स को कलेक्ट किया जाता है, और फिर उसे एक हफ्ते के लिए उसे एक साथ रख दिया जाता है, जिससे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, और फिर उसे माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम परखनली शिशु कहते हैं। ठीक, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में नहीं होता, जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। ठीक, तो आइए जल में निषेचन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। आइए जल में निषेचन की प्रक्रिया को देखते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है। बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। ठीक, तो बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरनों की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, और मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है,
तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। ठीक, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर-उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिससे नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी कि यह बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक, तो जो बाह्य निषेचन होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर ना होके शरीर के बाहर किसी माध्यम में होती है। तो जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका निषेचन जल जिनका निषेचन का माध्यम जल होता है, वो जल में मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमेट छोड़ देते हैं, और जब नर गैमेट मादा गैमेट नर गैमेट के संपर्क में आते हैं तो उसका संलयन होता है और उनसे अंडे उनका संलयन होता है और जीव का उत्पन्न होता है। ठीक, आगे देखते हैं। यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, यद्यपि जंतु एक मिनट यद्यपि जंतु यद्यपि जंतु यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित अनावृत होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, तो यहाँ बताया गया है कि जो जंतु बाह्य निषेचन करते हैं, यानी कि तो ये लाखों की संख्या में कोई एक शुक्राणु या एक अंडाणु, यानी कि ये एक शुक्राणु या एक अंडाणु निर्मोचित नहीं करते हैं। एक शुक्राणु या एक अंडाणु निर्मोचित नहीं करते हैं, ये लाखों की संख्या में अंडे और शुक्राणु का निर्माण करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जल हो गया, वायु हो गई और वर्षा, इनकी गति को जल, वायु एवं वर्षा इन्हें प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारी संख्या में नष्ट हो जाते हैं और जनन और तो इसके कारण जो बहुत सारी संख्या में नष्ट हो जाते हैं और निषेचित नहीं हो पाते हैं। इस कारण से सैकड़ों यानी सैकड़ों अंडे, लाखों अंडे निर्मोचित करते हैं, लाखों स्पर्म यानी लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, जिससे कि कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। ठीक, आगे देखते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, अंडाशय का चित्र दिखाया गया है, युग्मनज दिखाया गया है और गर्भाशय दिखाई गई है। ठीक, गर्भाशय से ये शुक्राणु गर्भाशय से शुक्राणु जाते हैं और अंडाशय से ओवम निकलता है और फिर युग्मनज का जब दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
एक मिनट। ठीक, तो आगे देखते हैं कि 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ भ्रूण का परिवर्धन देख लेते हैं। भ्रूण का परिवर्धन यानी भ्रूण का विकास। ठीक, तो भ्रूण का विकास, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। ठीक, तो जो भ्रूण का निर्माण होता है तो कैसे होता है देखते हैं। जो युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। यानी जब शरीर का अंगों का निर्माण होने लगता है तो उस अवस्था को हम भ्रूणावस्था यानी भ्रूण कहते हैं। ठीक, तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर और सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे हम गर्भ कहते हैं। यानी जिस अवस्था में हमें उनके शरीर के सभी अंगों का अच्छे से पहचान हो सके तो उस अवस्था को गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक, तो ये गर्भाशय का चित्र दर्शाया हुआ है। ये बच्चा पूरी तरह से तैयार है। ठीक, बच्चे और माँ के शरीर, बच्चे का शरीर और माँ के शरीर में जो कनेक्टिविटी होती है इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, ये प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे को भोजन और अन्य सारे घटक प्राप्त होते रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निमोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। ठीक, तो मुर्गी के अंडे के बारे में बताया गया है कि मुर्गी के बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो इसमें मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु मुर्गी मनुष्य और गाय की तरह बच्चे उत्पन्न नहीं करती है। यह अंडे देती है और अंडे कुछ लगभग 3 सप्ताह के बाद उस अंडे से चूजे का निर्माण होता है और जब मुर्गी अपने अंडों पे बैठती है उस प्रक्रिया को उष्मायन कहते हैं। ठीक, उष्मायन की अवधि के बाद चूजे का निर्माण होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे।
यानी कि जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो बाह्य निषेचन वाले जो जंतु होते हैं उनमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी भ्रूण मादा के शरीर के अंदर नहीं बनता है। तो भ्रूण का अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है, यानी अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। तो भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति अंडजोत्पत्ति होती है। और जैसे जो झरने में मेढक के अनेक टैडपोल में दिखाई देते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु, तो जो जरायुज होते हैं वो जीवों को सीधे जन्म देते हैं, लेकिन जो अंड प्रजक जंतु होते हैं वो अंडे को अंडा उत्पन्न करते हैं और फिर उससे जीव का निर्माण होता है। ठीक, तो यही बताया गया है आगे कि हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे को जन्म देते हैं। जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं यानी अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक, तो जरायुज जो होते हैं, जरायुज जरायुज ये सीधे जंतुओं को जन्म देते हैं। जंतु जरायुज जंतु को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। ये पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित। ठीक, जरायुज जो होते हैं वो पूर्ण विकसित जंतुओं को जन्म देते हैं, और जो अंड प्रजक होते हैं, अंड प्रजक अंड प्रजक ये अंडे उत्पन्न करते हैं। ठीक, अंडे उत्पन्न करते हैं, पहले अंडे उत्पन्न करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, फिर उससे जंतु का निर्माण होता है। ठीक, तो जो अंड प्रजक होते हैं वो पहले अंडे उत्पन्न करते हैं और बाद में जंतु का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते हैं, या इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? ठीक, आगे देखते हैं। शिशु से वयस्क शिशु से वयस्क बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं, यानी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। ठीक, तो कब तक वृद्धि करते हैं? जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। ठीक, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं के प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख सकते हैं। अंडा अंडा ये मेढक की प्रवस्था है, मेढक की प्रवस्था। ठीक, तो पहले अंडा, फिर अंडे के बाद टैडपोल, टैडपोल टैडपोल को हम लार्वा बोलते हैं, टैडपोल या लार्वा, और फिर उसके बाद वयस्क। ठीक,
तो जो मेढक के अंडे, मेढक के 3 चरण: अंडा, टैडपोल या लार्वा, फिर वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? ठीक, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ठीक, टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण यानी टैडपोल से वयस्क का बनना कायांतरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम कायांतरण कह सकते हैं, कायांतरण। ठीक, टैडपोल से वयस्क का बनना कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर की किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु से वयस्क समान शरीर अंग मौजूद होते हैं। ठीक, तो इसमें मेढक के जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। तो जो मेढक अंडे देता है, अंडे आरंभ में शुरुआत में टैडपोल पर आते हैं और फिर टैडपोल और विकसित होता है, जो बाद का टैडपोल है उसका दिखाया गया है, और फिर ये टैडपोल सीधे वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यानी 3 चरणों में मेढक कंप्लीटली वयस्क हो जाता है: अंडे, टैडपोल, फिर वयस्क। ठीक, आगे देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक, तो अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं से पढ़ा जिनमें हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अब अलैंगिक जनन। तो हम हाइड्रा में मुकुलन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रा में मुकुलन एक अलैंगिक जनन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, उनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। ठीक, स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव का जन्म देता है, नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो इसमें जो ये प्रवर्ध हैं, छोटे छोटे ये प्रवर्ध हैं, ये नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इन्हीं प्रवर्धों के माध्यम से नए जीव का निर्माण हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ही जीव, यानी इस जनन, अलैंगिक जनन के लिए केवल का एक ही जीव पर्याप्त होता है, यानी केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अब अमीबा में कैसे अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में देखते हैं।
आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के दो भाग में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होता है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में विभाजित यानी बट जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है। ठीक, तो अमीबा में मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को उत्पन्न करता है। तो हाइड्रा में मुकुलन हम देख चुके हैं, अमीबा में द्विविखंडन देखना है। ठीक, तो ये एक अमीबा का पूर्णतः विकसित अमीबा है। फिर अमीबा में केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक दो भागों में बट जाती है और फिर उसके बाद ये केंद्रक के विभाजन के बाद अमीबा का विभाजन हो जाता है और एक कोशिका से, एक अमीबा से दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी दो अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं और अमीबा में जनन यानी अमीबा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखते हैं एक डॉली की कहानी। डॉली एक क्लोन है, उसकी कहानी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डॉली की क्या कहानी है। ठीक, तो डॉली की कहानी यानी क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान बिलमट और उनके सहयोगी एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा। ठीक, डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। ठीक, तो क्लोन यानी कि क्लोन का अर्थ किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया, यानी कृत्रिम रूप से किसी जीव का समरूप यानी सेम उसी के समान किसी दूसरी कोशिका या किसी दूसरे जीव का निर्माण करना ही क्लोनिंग कहलाती है। ठीक, इसका जो प्रयोग सफलतापूर्वक प्रयोग किया क्लोनिंग का, वो है इयान बिलमट और उनके साथी एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ठीक, तो पहला जो क्लोन था वो पहला क्लोन वो है डॉली। डॉली ये भेड़ का नाम है, भेड़ है डॉली, भेड़ का नाम। ठीक, इसका जन्म जो था, जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ। जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। ठीक, यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। जो डॉली यानी भेड़ जो डॉली थी, ये पहला क्लोन था। ठीक, आगे देखते हैं। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डार्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उस समय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डार्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडवाहीन अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश
ईव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थे, जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेरस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों का जन्म दिया गया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो डॉली की मृत्यु कब हुई? मृत्यु तो डॉली की मृत्यु 14 फरवरी 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई थी।